नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल को मदर ऑफ ऑल कमोडिटी भी बोला जाता है और क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जितना सोना इंपॉर्टेंट है कमोडिटीज़ में, हम देखते हैं कि देश में सोने को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, उतनी ही या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू आजकल क्रूड ऑयल में हमें देखी जाती है। तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्रूड ऑयल क्या होता है, किस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस डिसाइड होती है, आपको ट्रेड अगर करना है क्रूड ऑयल में तो आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये सारे डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। तो सबसे पहले हम इंडेक्स देखते हैं आज का कि क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो क्रूड ऑयल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है क्रूड ऑयल, उसके बाद हम देखेंगे कि बेंचमार्क क्या है। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस डिसाइड होती है उसके जो बेंचमार्क है, या फिर उससे आप टाइप भी बोल सकते हो, किस टाइप की क्रूड ऑयल आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेजर टाइप हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सपायरी लॉट साइज क्या होता है और मार्जिन आपको कितना मिलता है। फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रूड ऑयल की प्राइस को, या फिर जो भी उसकी सप्लाई और डिमांड होती है उसको फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे ओपेक जो है, बहुत सारी चीज़ें ओपेक्स के ऊपर डिपेंड होती है। ओपेक मतलब क्या होता है और ओपेक किस तरीके से प्राइस को कंट्रोल करता है, इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पहला पार्ट है क्रूड ऑयल क्या है। ये तो आपको सबको पता है कि ये एक रिसोर्स है जो कि हमें अर्थ से मिलता है और जिसको हम रिफाइन करके जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ हो गए या फिर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और कोई भी अपने लगने वाले हमें जो पेट्रोलियम के पदार्थ है वो हम उस क्रूड ऑयल से पा सकते हैं। सो बेसिकली क्रूड ऑयल इज द नेचुरल ऑकरिंग नेचुरल रिसोर्स है ये एक a raw petroleum product which is refined to produce gasoline, heating oil, diesel and many others। मेन जो है वो क्रूड ऑयल होता है, उसके बाद उसको पूरा रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद हमारे पास जो पेट्रोलियम पदार्थ है या फिर गैसोलिन पदार्थ है या फिर अदर कोई ऑयल्स है वो हमें यूज करने के लिए मिल जाते हैं। पेट्रोकेमिकल्स वगैरह ये सारी चीजें। क्रूड ऑयल इज द पॉपुलरिटी नोन एज ब्लैक गोल्ड। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, या तो इसे मदर ऑफ ऑल कमोडिटी कहते हैं या फिर इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो हमें हमारे ज़िंदगी में हम हर बार जो भी कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, पीसी हो या फिर कोई मेडिसिन हो, तो उसमें कहीं ना कहीं पे क्रूड ऑयल का इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट जो होता है वो नज़र आता है। और वो किस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर ऑल कंज्यूम द क्रूड ऑयल। किसी ना किसी चीज़ में हम क्रूड ऑयल यूज़ ही करते हैं। पेट्रोल और डीजल से तो डायरेक्टली करते ही है, लेकिन उसके अलावा पेट्रोकेमिकल बीइंग यूज्ड इन लैपटॉप एंड पीसीज, जो भी पेट्रोकेमिकल यूज होते हैं। उसके बाद ऑयल यूज्ड इन मेडिसिन बनाने के लिए कोई ऑयल यूज होता है। रिक्रिएशन ऑफ स्पोर्ट्स आइटम, कॉस्मेटिक्स, इवन टी। क्रूड ऑयल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्रूड ऑयल के बगैर आज हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत सर्वाइव नहीं कर सकते। तो क्रूड ऑयल एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारी ज़िंदगी का। और जो लोग कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, उनको तो पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंस है इस क्रूड ऑयल का। तो ये तो हो गया बेसिक, क्रूड ऑयल क्या होता है, किस तरीके से हमें क्रूड ऑयल वहाँ पे मिलता है। रिफाइनरी की अगर बात करें तो रिलायंस की रिफाइनरी है। अगर आप गुजरात साइड जाओगे तो रिलायंस की रिफाइनरी है। रिलायंस क्या करता है, रिफाइन करता है जो भी क्रूड ऑयल उनको मिलता है और उसके बाद हमें वो अवेलेबल करके देता है। उसके बाद बीपीसीएल, एचपीसीएल हमें पेट्रोल के स्वरूप में जो है क्रूड ऑयल का रिफाइन वगैरह सारी चीज़ें करके हमारे पास पेट्रोल अवेलेबल करते हैं। तो रिफाइनरी का एक पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है डायरेक्टली क्रूड ऑयल हमारे पास किस तरीके से आता है इसका। उसके बाद हम देखेंगे कि बेंचमार्क कौन कौन से है। जो क्रूड ऑयल की प्राइजेस होती है या जो 3 टाइप होते हैं, उसके मेन 3 टाइप हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है ब्रेंट क्रूड। अब ब्रेंट क्रूड हम जो इंपोर्ट करते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री
इंपोर्ट करती है, जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे प्राइजेस जो है पेट्रोल के वो काफ़ी हाई साइड में रहते हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी है, जो भी उनका वैट है, ये सारी चीज़ें जो होगी उसके ऊपर लगेगी। और बेस प्राइस अगर 30 रुपये मान ले हम पेट्रोल का, तो उसके बाद ये सारे टैक्सेस वगैरह लग के हमारे पास जो एक्चुअल में पेट्रोल आता है वो 120 या फिर 121 रुपए के आसपास पे आता है। तो वो एक अलग टॉपिक है कि किस तरीके के टैक्सेस उसके ऊपर लगते हैं। लेकिन हम जो क्रूड ऑयल लेते हैं वो मोस्टली क्या होता है, ब्रेंट क्रूड होता है। ब्रेंट क्रूड हम आयात करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर रिफाइन वगैरह करके सारी चीज़ें हमारे पास मिल जाती है। दूसरा जो है वो है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। इसे आप अगर ट्रेडिंग के लिए देखोगे तो नाइमैक्स भी बोला जाता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये जो WTI ऑयल है ये ट्रेड होता है, तो आप वहाँ पे ट्रेडिंग उसकी कर सकते हैं। जो भी US ट्रेडर्स यूज़ करते हैं या फिर ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो नाइमैक्स भी यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, जो न्यूयॉर्क एक्सचेंज में ट्रेड होता है। तो ये दूसरा बेंचमार्क है। ब्रेंट क्रूड और WTI की जो प्राइजेस रहती है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है। कभी ब्रेंट क्रूड हमेशा उसमें आगे थोड़ा सा निकल जाता है, WTI थोड़ा सा पीछे रहता है। तो ये जो चीज़ें रहती है प्राइजेस में कम ज़्यादा, ये सप्लाई और डिमांड की वजह से रहती है। ब्रेंट क्रूड में अगर प्राइजेस बढ़ जाती है तो वो पूरा जो डिपेंड होता है वो मिडिल ईस्ट कंट्री के ऊपर डिपेंड होता है, और वहाँ से प्रोडक्शन सप्लाई का अगर कोई इश्यू आ गया या फिर सप्लाई डिमांड का कोई इश्यू आ गया तो उसकी प्राइजेस हमें ऊपर नीचे होती रहती है, वो पता चलता है। लेकिन जो नाइमैक्स रहता है या फिर WTI रहता है वो वेट करता है कि कितना बढ़ाता है, देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से इसमें हम प्राइजेस बढ़ा सकते हैं। जो ट्रेडर रहते हैं, जो हेज फंड वाले रहते हैं, तो उसमें भी हेजिंग करते हैं। कभी नेमैक्स अगर बढ़ गया है तो नेमैक्स को खरीद लेते हैं और ब्रेंट क्रूड को शॉर्ट कर देते हैं, या फिर वाइस वर्सा, वो जो ट्रेड होता है उनका उसमें चलता रहता है। लेकिन ये बड़े प्लेयर की बात रहती है, हम और आप इतने छोटे से ट्रेडर है कि रिटेल ट्रेडर उसमें डायरेक्टली हेजिंग नहीं कर सकते। उसके पास आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें जो है ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो बेंचमार्क है वो है दुबई और ओमान का। अब आप कहेंगे दुबई में और ओमान में इतना कहाँ पे हमें क्रूड ऑयल प्रोडक्शन मिलता है? दुबई तो प्रॉपर टूरिज्म वाली कंट्री है, उनका जो पूरा रेवेन्यू है या फिर जो पूरी इकोनॉमी बिल्ड है वो टूरिज्म के ऊपर है। थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑयल निकलता है, लेकिन ये ऑयल जो निकलता है वो ज़्यादातर अबू धाबी में निकलता है। तो उसकी वजह से इन्होंने एक बेंचमार्क तैयार कर दिया है। तो जो भी प्राइजेस आती है या फिर जो भी सप्लाई और डिमांड की इन्वेंटरी सारी चीजें होती है, ये इन 3 बेंचमार्क के ऊपर ही रहती है। उसके अलावा रशिया में ऑयल बनता है, वेनेजुएला में बनता है, लेकिन हालांकि वेनेजुएला ओपेक का ही एक पार्ट है, लेकिन रशिया का अलग से ऑयल है, कनाडा का भी हो जाता है, US भी प्रोड्यूस करता है। तो अलग अलग बेंचमार्क है, लेकिन ये तो जो 3 बेंचमार्क है इसके ऊपर हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है। जो भी क्रूड के प्राइजेस होते हैं वो हमें जो आइडिया लेनी होती है वो ब्रेंट क्रूड से, WTI से या फिर दुबई ओमान से लेनी होती है। इंडिया में मोस्टली नाइमैक्स और जो WTI है जो नाइमैक्स पे ट्रेड होता है, या फिर ब्रेंट क्रूड, इन 2 के ऊपर इंडिया में जो ऑयल की प्राइजेस है वो उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल होते हैं, क्योंकि हमें तो ट्रेडिंग करनी है, हमें बेसिक्स तो जानना है, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है? ट्रेडिंग करना। क्रूड ऑयल में हमको ट्रेडिंग बता दो भैया, बाकी ये चीज़ें हमको नहीं पता। लेकिन बाकी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्राइजेस किस तरीके से फ्लक्चुएट होती है इसके बारे में आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कहाँ से क्रूड ऑयल आ रहा है, कितने यहाँ पे बेंचमार्क्स है, और क्या तरीके हैं, प्राइजेस किस तरीके से फ्लक्चुएट होती है, ये सारा हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप जाओगे स्टॉक के बारे में, जैसे आप कोई ट्रेडर होता है कि इंट्राडे में ट्रेड करना है मुझे, बस इतना ही सोच के आते हैं। बेस तो पता कर लो भैया पहले। स्टॉक के बारे में जब आप स्टॉक खरीदी करते हो, कोई स्टॉक बाय करते हो, तो उस कंपनी के बारे में पूरा पता करते हो ना कि रिलायंस की कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, किस तरीके का उनका मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि नहीं। तो बेसिकली क्रूड के लिए भी हमें ये सारे फंडामेंटल्स देखने होते हैं। और भी चीज़ें आगे आएंगी, किस तरीके से वो चीज़ें हमें देखनी है वो भी बताऊंगा। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग आप इससे कर सकते हैं। पहला तरीका है तो आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रूड ऑयल का फ्यूचर बाय कर सकते हैं और 6 महीने तक का आप कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मतलब आज अगर मई का महीना चल रहा है तो आगे 6 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर सकते हैं। सिर्फ आपको वॉल्यूम उसमें देखना होगा कि कितना वॉल्यूम बढ़ता है और कितना वॉल्यूम कम हो जाता है।
उसके बाद आप ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन में वॉल्यूम हालांकि थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन क्रूड ऑयल में ओवरऑल जो ग्लोबल जो इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसकी वजह से क्या है कि इसमें भी वॉल्यूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है। लॉट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आप ट्रेडिंग के लिए अगर देख रहे हो तो फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो और ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा डिलीवरी, जैसे कि स्टॉक की डिलीवरी लेके बैठ जाते हो, वो चीजें आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आपको कॉन्ट्रैक्ट ही बाय करना होगा, जो कि हर महीने आपको रोल ओवर करने होते हैं। उसके बाद जो लॉट साइज होता है वो 100 बैरल का एक लॉट होता है। मतलब अगर आप एक लॉट बाय करते हो तो इसका मतलब आप 100 बैरल बाय करते हो। 100 का एक लॉट यहाँ पे काउंट होता है। तो इसका जो टिक साइज होगा तो वो भी ₹1 का टिक साइज होता है। मतलब अगर 8,300 रुपए अभी प्राइस चल रहा है इंडियन रुपीज के हिसाब से ऑयल का, वो अगर 8,301 हो गया तो आपको 100 रुपीज यहाँ पे पॉजिटिव में आप आ जाओगे, प्लस आपके 100 रुपीज आ जाएंगे। इसीलिए टिक साइज ₹1 का है। प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो 1 इंटू आपका लॉट जो होगा वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप 8,300 में ऑयल खरीदी करते हो या फिर क्रूड ऑयल का फ्यूचर खरीदी करते हो और वो 8,320 पे चला जाता है, तो 20 इंटू 100 आपको उतना प्रॉफिट वहां पे दिखाई देगा। 2,000 रुपए का प्रॉफिट आपको हो जाएगा टोटल 20 पॉइंट के ऊपर। तो एक टिक साइज है इंटू आपको क्या करना होगा, लॉट साइज जितना है उतना आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उस तरीके से आपको मिल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि एक्सपायरी कब होती है। अब जैसे कि ये फ्यूचर और ऑप्शन का पार्ट है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो एक्सपायरी रहेगी। तो ऑयल की जो एक्सपायरी होती है तो हर महीने के 19 या फिर 20 तारीख को एक्सपायरी आपको दिखाई देती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप उठा के देख लोगे तो उसकी हर मंथ के 19 तारीख को या फिर 20 तारीख को एक्सपायरी रहती है। 20 तारीख को अगर छुट्टी रहेगी तो 19 तारीख को आ जाएगी। तो ये दोनों में से कोई भी एक डेट रह सकती है। सैटरडे संडे आएगा तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन आपको ओवरऑल देखना है कि हर महीने की 19 या फिर 20 तारीख को एक्सपायरी हो जाती है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका खत्म हो जाता है और दूसरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट उसके दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। उसके बाद मार्जिन कितना मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। भैया बाकी सारी चीजें मत बताओ, पैसे कितने लगाने हैं ये बता दो। अब ये मैंने जो अमाउंट निकाली है वो 8,300 के आसपास कल प्राइस चल रही थी, उस हिसाब से मैंने जीरोधा के ऊपर ये प्राइस निकाली है। तो अप्रॉक्स इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपके पास अगर 1,80,000 रुपए है तो आप ट्रेड कर सकते हो। ये मैंने जून का कॉन्ट्रैक्ट का देखा है, क्योंकि 19 तारीख कल ही हो गई है, 20 तारीख थी कल, आज 20 तारीख है, 19 तारीख कल ही हो गई। मतलब कल मई के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गए थे। तो आज 20 जून को मैंने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट जून का कितने प्राइस पे चल रहा है, मार्जिन कितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो 1,80,000 रुपए, मतलब आपके पास अगर 2 लाख रुपए है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अभी पहले क्या होता था कि जब सेबी ने 100% अपफ्रंट मार्जिन का रूल नहीं बनाया था तो आप ये कम प्राइस में भी बाय कर सकते थे, आपको मार्जिन इससे भी कम देना पड़ता था। लेकिन जैसे ही रूल चेंज हो गया है, सेबी ने बोला है कि अपफ्रंट मार्जिन अब 100% देना होगा, तो आपको यहाँ पे जो भी पूरा अपफ्रंट मार्जिन है वो देना पड़ता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाती है। 8,300 के हिसाब से अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 8,30,000 तक निकल जाती है। लेकिन आपको 8,30,000 रुपए नहीं देने हैं, सिर्फ अराउंड 2 लाख रुपए के आसपास आपको पैसे देने हैं, तो आप क्रूड ऑयल का फ्यूचर बाय कर सकते हो। ऑप्शन बाय करोगे तो सिर्फ आपको प्रीमियम पे करना होता है। जितना प्रीमियम रहेगा इनटू लॉट आप करोगे तो उतने पैसे आपको ऑप्शंस में पे करने होते हैं। और ऑप्शंस में भी अगर आप इन द मनी ऑप्शंस लेते हो तो अच्छा खासा वॉल्यूम वहां पे दिखाई देता है और लिक्विडिटी भी काफी अच्छी रहती है। तो ऑप्शंस में भी आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 6 महीने के होते हैं। जो मैंने शुरुआत में बताया कि आप मई का महीना चल रहा है अभी, तो आप आगे के 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो। लेकिन आपको फिर से एक बार वहां पे वॉल्यूम या फिर लिक्विडिटी के बारे में देखना होगा और फिर आप वो कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा कि 6 महीने बाद का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो तो वहां पे लिक्विडिटी और वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आप बेचने जाओगे तो आपकी प्राइस नहीं आएगी। तो ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी होता है, ये ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके बाद आपको प्राइस जो कोट होता है वो पर बैरल के हिसाब से कोट होता है। जो भी आपका प्राइस दिखाई दे रहा है वो पर बैरल के हिसाब से कोट होगा और उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो होगी आपके सामने दिखाई देगी। अगर आप मंथ एंड में आते हो और आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाती या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिजिकल डिलीवरी भी इसकी लेनी होती है। फिजिकल डिलीवरी के लिए आपको JNPT
जहाँ पे फिजिकल डिलीवरी का पूरा सप्लाई और डिमांड होता है, तो वो जेएनपीटी के यहाँ पे आपको फिजिकल डिलीवरी में जाना पड़ता है, क्योंकि 2020 में ऐसी सिचुएशंस आ गई थी। मैंने कहीं न्यूज़ में पढ़ा था, यूएस की ही न्यूज़ थी, जिनके कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरे नहीं हुए, जिन्होंने पूरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, उनको डिलीवरी घर दी गई थी। ऐसा यूएस में मैंने न्यूज़ सुना था, पता नहीं अभी सच था या नहीं है, बहुत साल हो गए उसको, 2 साल हो गए उसको, 2020 में जब पैंडेमिक आया था तब की ये बात है। तो डिलीवरी जो कॉन्ट्रैक्ट पूरी नहीं होती है या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट नहीं करता है, तो उनको डिलीवरी घर जाके दी थी यूएस गवर्नमेंट ने, या फिर जो भी उनका वहाँ पे मार्केट है उन्होंने। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा तरीके से यहाँ पे एग्जिट करना है या फिर फिजिकल डिलीवरी आपको यहाँ पे लेनी पड़ सकती है। जैसे कि आप शेयर्स में क्या करते हो कि कोई ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स आप खरीदते हो और आप अगर एग्जिट नहीं करते हो तो आपको वो डिलीवरी में लेना पड़ता है, तो वैसे ही ये ऑयल की डिलीवरी आपको लेनी पड़ सकती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। उसके बाद हम देखते हैं कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं क्रूड ऑयल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्राइजेस जो चेंज होती है उसके पीछे रीज़न क्या है। अचानक से प्राइस बढ़ गई है, उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है, अचानक से प्राइस कम हो गई है, उसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकता है। तो हमें रीजंस या फिर वो फैक्टर्स पता होने चाहिए कि किस वजह से यहाँ पे जो प्राइजेस है वो चेंजेस होती रहती है। सबसे पहला है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अगर ओपेक ने डिसाइड कर लिया या फिर जो गल्फ कंट्रीज है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, जो ऑयल निकालती है ज़मीन से, उन्होंने अगर प्रोडक्शन डाउन कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रोडक्शन ही डाउन कर दिया है, वहां से ही कम आ रहा है, तो यहाँ पे प्राइजेस क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो प्रोडक्शन डाउन हो गया तो सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाएगी और प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अगर प्रोडक्शन कम कर दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो ज्यादा वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमें इतनी ज़रूरत नहीं होगी लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकल रहा है, तो भी यहाँ पे प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो सकती है। तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो प्राइस थोड़ी सी नीचे आने के यहाँ पे हमें जो आसार है वो नज़र आ सकते हैं। कंजम्पशन अगर बढ़ गया है लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है तो प्राइजेस हमें ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है वो हमें ध्यान में रखनी होती है कि कौन से कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कंजम्पशन कितना यहाँ पे हो रहा है। अगर आप यूएस में देखोगे या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखोगे तो उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, क्योंकि इंडियन जो कार रहती है, इंडियंस हम जो रहते हैं वो माइलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो कार्स आती है या फिर जो कार्स बनती है उसका माइलेज अगर आप देखोगे तो 12, 13, 14, कुछ कुछ कार का जो एवरेज है वो 20 के आसपास भी निकल जाता है। लेकिन यूएस में जो लोग कार यूज़ करते हैं वो लोग कार का दिखावा ज़्यादा, मतलब उनको अच्छा रहता है कि कार अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी लग्जरियस होनी चाहिए, वो माइलेज के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। इसलिए वहाँ पे जो कार यूज़ करते हैं उनका जो माइलेज रहता है वो 3, 4, 5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक रहता है। तो इसीलिए उनका जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो पेट्रोल का कंजम्पशन है या फिर डीजल का कंजम्पशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकल के आता है। इसकी वजह से अमेरिका जो है वो प्रोड्यूस भी करता है ऑयल और कंज्यूम भी ज़्यादा करता है, वो मतलब बाइंग भी उतनी ही करता है और सेलिंग भी उतनी ही करता है, क्योंकि उनको ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो सप्लाई और डिमांड, वो भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन के रिलेटेड रहती है। जैसे मैंने कहा कि अगर गल्फ कंट्रीज में सप्लाई उन्होंने कम कर दी तो प्राइजेस हमारे यहाँ पे बढ़ने चालू हो जाएंगे। अगर डिमांड वहाँ पे ज़्यादा हो गई, ऑयल की डिमांड ज़्यादा है, तो भी यहाँ पे प्राइजेस के इफेक्ट हो सकते हैं। तो सप्लाई और डिमांड, जैसे हम स्टॉक में देखते हैं कि स्टॉक में अगर सप्लाई आ जाएगा तो प्राइजेस यहाँ से नीचे आ जाती है, डिमांड आ जाएगा तो प्राइजेस बढ़ जाती है। तो वो ही चक्कर चला रहता है ऑयल में भी। अगर उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो प्राइजेस का तो कोई यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर प्रोडक्शन कम कर दिया तो ज़्यादा इफेक्ट हम ऑयल के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद है न्यू रिसोर्सेस। अगर किसी कंट्री में कोई नया तेल का कुआं मिल गया तो वो न्यू रिसोर्सेस हो गया। बीच में हो गया था किसी कंट्री में नया कुआं मिल गया था, फिर उसके ऊपर जो भी है उनकी इकोनॉमी डेवलप होती है, और वो न्यू रिसोर्सेस अगर ज़्यादा हो जाए तो
पेट्रोल के प्राइजेस पे भी इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है, या फिर जो भी ऑयल के प्राइजेस है उसके ऊपर जो प्राइजेस के फ्लक्चुएशंस है हमें वो देखने के लिए मिल सकता है। न्यू रिसोर्स, हालांकि आज की डेट में इतने ज़्यादा न्यू रिसोर्सेस अभी नहीं मिल रहे हैं, जो पुराने वाले हैं वही कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है कि यहाँ पे कोई न्यू रिसोर्सेस फाउंड हुआ है या फिर पता चला है कि ऑयल जो है वो नए तरीके से यहाँ पे मिल गया है। तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, तो न्यू रिसोर्सेस के बारे में अभी के लिए तो कुछ कह नहीं सकते। जो पुराने वाले रिसोर्सेस है वही से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो भी ऑयल है, और हमारे यहाँ पे मिल रहा है हमें। उसके बाद इन्वेंटरी डाटा जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में या फिर यूके के स्टॉक एक्सचेंज में ये जो डाटा होता है वो दिन में 2 बार हमें अपडेट होता है। अब इन्वेंटरी किस तरीके से वर्कआउट हो सकती है या फिर इन्वेंटरी क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता चला। अब ये जो डाटा अपडेट होता है वो एक होता है यूएस में, और दूसरा होता है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है जो यूएस में, वहां पे जो अपडेट आता है वो रात 8 बजे आता है, और जो लंदन का इन्वेंटरी डाटा आता है वो रात के 2 बजे आता है। तो सुबह सुबह हमें जो डेटा मिलता है जो भी लंदन से आता है रात को 2 बजे का, वो डेटा हमें मिल जाता है सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले। और रात को 8 बजे मतलब ट्रेडिंग आवर्स जो रहते हैं, कमोडिटी के ट्रेडिंग आवर्स रहते हैं, उसमें रात को 8 बजे जो डेटा आता है वो यूएस से डेटा आता है, वहां पे हमें इन्वेंटरी का पता चलता है। इसीलिए आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो 8 बजे के आसपास इन्वेंटरी जब आती है तब ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको प्राइस में दिखाई देता है, क्योंकि अगर इन्वेंटरी ज्यादा हो गई तो प्राइस में थोड़ा बहुत आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। इन्वेंटरी कम हो गई तो भी आपको प्राइस में फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। तो ये 2 टाइमिंग जो है वो हमें पता होने चाहिए। इन्वेंटरी कब आती है ये अगर हमें पता होगा तो हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके की इन्वेंटरी यहाँ पे ज्यादा हो गई है या फिर कम हो गई है। उससे हम प्राइस के फ्लक्चुएशन की जो है अंदाजा लगा सकते हैं और उसमें ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो पहला जो डाटा आता है वो रात 2 बजे का आता है, वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज से आता है। जो भी लंदन का वहां पे रहेगा ऑयल का, वहां से डेटा आता है इन्वेंटरी का। और यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, वहां पे जो डाटा आता है वो रात 8 बजे आता है। तो ये 2 टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। आप गूगल पे जाओगे तो यहाँ पे डेटा के लिए बारे में आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे आप ये डेटा इन्वेंटरी का देख सकते हो। उसके बाद जो है वो कंजम्पशन पैटर्न्स। अब कंजम्पशन पैटर्न्स के लिए आप अगर नॉर्थ साइड ज़्यादा चले जाओगे, मतलब जो नॉर्थ साइड की कंट्रीज़ है यूके और यूरोप में या फिर रशिया में आप चले जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कंजम्पशन ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे कि मैंने कहा कि यूएस में ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे तो वहाँ पे ठंड की वजह से क्या होता है कि जो कंजम्पशन का पैटर्न है, जो यूसेज है उनका, वो ज़्यादा निकल के आता है। उसकी वजह से उनको यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा रिफाइनिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि ठंड अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसमें जो थिकनेस है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो साइड की जो कंट्रीज़ है वो ज़्यादा कंज्यूम करती है जो भी ऑयल होगा या फिर क्रूड ऑयल होगा। आप थोड़े से मिड साइड में आ जाते हो, जैसे कि इंडिया है, तो हमारे यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि माइलेज के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो हमारा कंजम्पशन जो होता है वो कंपेरेटिवली उनसे कम होता है। और अगर आप नीचे चले जाओगे ऑस्ट्रेलिया साइड में आपको पता चलता है कि वहाँ पे माइनिंग में बहुत ज़्यादा ये जो क्रूड ऑयल का है वो यूज़ होता है, वहाँ पे ज़्यादा माइनिंग होती है, तो उनका भी कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देता है। तो कंपेयर करोगे तो इंडिया इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो हमारा कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा कम निकल के आता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कंजम्पशन पैटर्न किस तरीके से आपको यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद है ग्लोबल इवेंट। अब ग्लोबल इवेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है जो कि प्राइजेस पे अफेक्ट कर सकता है। करंट सिचुएशन जो चल रही है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया कि पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ गए हैं, क्योंकि रशिया भी जो है एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल का, तो रशिया में भी रिसोर्सेस है क्रूड ऑयल के। तो रशिया जिन कंट्री को ऑयल या फिर गैस प्रोवाइड करता है तो उन्होंने उसके ऊपर रोक लगा दी है। इसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज में और यूएस में क्या हो गया है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। यूएस को क्या करना पड़ रहा है, अपना जो रखा हुआ पेट्रोल है वो निकालना पड़ रहा है, और वो क्या कर रहा है, बाहर के देशों को बेच रहा है। इसीलिए उनके यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं।
हम गल्फ कंट्रीज से लेते हैं तो गल्फ कंट्रीज में भी प्राइसेस उसकी वजह से बढ़ गए क्योंकि वॉर चल रहा है इन दोनों में। तो ऐसे जब ग्लोबल इवेंट्स आते हैं तब हमें प्राइजेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई देता है या फिर प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही हुआ था जब सीरिया का वॉर हुआ था, इराक का जो भी रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, प्राइजेस बहुत हाई पे चले गए थे। अगर यहाँ पे डिसीजन हो गया कि किसी कंट्री को बर्बाद करना है, अभी अगर किसी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री को बर्बाद करना है, अगर वो गल्फ कंट्री हो गई तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली जाके उसके तेल के कुएं में आग लगा देगा क्योंकि उससे उसकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसे जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी होता है। कोई भी अगर जो सिचुएशन ऐसे हो जाती है, जैसे कि पैंडेमिक आ गया था, ये भी एक नेचुरल जो है डिजास्टर ही कहा जाएगा। तो जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो गया या फिर वॉर सिचुएशन हो गई, तो ये जो ग्लोबल इवेंट है इसकी वजह से भी प्राइस अफेक्ट हो जाती है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्रूड ऑयल के, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ने का धोखा रहता है। आज की डेट में अगर देखोगे तो यूएस का तो इन्फ्लेशन हाई है ही, लेकिन इंडिया का भी इन्फ्लेशन 8 साल के हायर साइड पे है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट होती है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और क्रूड ऑयल जो होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ गया है और बहुत ज्यादा महंगाई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किस तरीके के इवेंट्स चल रहे हैं, उस हिसाब से आपको जो है प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओपेक जो है, ये ओपेक जो मैं शुरुआत में भी बोला कि क्या है ओपेक, तो ओपेक कंट्रोल कैसे करता है प्राइस को, वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ओपेक क्या है इसके बारे में जानेंगे। ओपेक का पूरा फॉर्म, अगर फुल फॉर्म अगर देखोगे तो आप यहां पे पता चलेगा द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऐसी कंट्रीज जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है, जो कि मोस्टली है मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज जो है, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, या फिर कुवैत हो गया, ये सारी कंट्रीज जो है इनके यहाँ पे ऑयल मिल गया है और ये लोग शेख लोग अमीर हो गए। आपने तो देखा ही होगा, वल्ला हबीबी कम टू दुबई। तो ये सारी चीजें वहां पे होती है क्योंकि वहां पे तेल मिल गया है, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा आ गए हैं, वो और तेल एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो एक्सपोर्ट करते हैं ये जो कंट्रीज है इन्हें ओपेक कहा जाता है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको इन्होंने नाम दिया है ओपेक, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब आप अगर देखोगे तो 48% क्रूड ऑयल जो है, 48% क्रूड ऑयल रिजर्व्स आर इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वहां पे 48%, वर्ल्ड का जितना भी क्रूड ऑयल बनता है उसमें से 48% जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बनता है। इसकी वजह से उनका वहां पे क्या है कि थोड़ा सा दबदबा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओपेक कंट्रोल्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ वर्ल्ड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। जो वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है उसका 40% जो है वो ओपेक की कंट्रीज ओन करती है या फिर कंट्रोल करती है उसके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है ये 40% का कंट्रोल। मतलब अगर ओपेक में डिसाइड हो गया कि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएंगे। ओपेक ने डिसाइड कर दिया कि प्राइस आपको प्रोडक्शन डाउन करना है तो प्राइजेस आपके क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अब ये ओपेक में कौन कौन सी कंट्रीज है, 13 कंट्रीज ओपेक्स में आती है, जिसमें मेन जो मेंबर है वो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, क्योंकि ये फाउंडर मेंबर्स हैं। इन्होंने ये सारी जो है ओपेक की कमेटी जो है या फिर ओपेक की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन्होंने फाउंड की थी या फिर इन्होंने जो तैयार की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ओपेक किस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएट करता है, प्रोडक्शन बढ़ा के या फिर कम करके सप्लाई और डिमांड के ऊपर वो खेलते रहते हैं और उस हिसाब से उनकी इकोनॉमी चलती है और प्राइजेस भी वो ही ऑलमोस्ट जो होता है वो मैनेज करते हैं या फिर फ्लक्चुएशन के पीछे ओपेक का बहुत बड़ा हाथ होता है। सो दिस इज द होल बेसिक्स ऑफ क्रूड ऑयल। ट्रेडिंग के बारे में हमने बात की। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, जीरोधा के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, अपस्टॉक के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप एंजल वन, एलिस ब्लू, कोई भी आपका जो प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। अगर इस किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका जो अगर अकाउंट ओपन नहीं है, डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं और क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं।
क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कैसे करनी है, कमोडिटी में ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसकी जो लिंक है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है मैंने, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग एक्चुअल में की जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।